हाय फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्लास 10th का प्रसंग्रह 1.1 स्टार्ट करेंगे और हमारे एक्सरसाइज का नाम क्या है, दो चरांकों वाले रेखीय समीकरण। जैसा फ्रेंड्स आप लोग देख रहे होंगे कि ये हमारा लेक्चर नंबर फर्स्ट है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं कि समीकरण क्या होते हैं, यानी समीकरण के टाइप्स क्या होते हैं। फिर हम लोग देखेंगे कि रेखीय समीकरण हम लोग किसको बोलते हैं। फिर फाइनली हम लोग अपने एक्सरसाइज पे आएंगे जिसमें हमें समझना है कि युगपत समीकरण क्या होते हैं, यानी हम लोग युगपत समीकरण किसे बोलते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो हम लोग एक एक करके अपना कॉन्सेप्ट अच्छे से पहले क्लियर करते हैं, यानी आपका बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर करता हूं, फिर हम लोग एक्सरसाइज पे आएंगे। ओके, तो चलो हमें फर्स्ट देखो क्या समझना है फ्रेंड्स, हमें समझना है कि समीकरण। ठीक है, तो देखो फ्रेंड्स, समीकरण हमारा दो प्रकार का होता है, यानी आप क्लास 10th में समीकरण के दोनों प्रकार के बारे में समझने वाले हैं। एक आपको मालूम होगा रेखीय समीकरण होता है, ओके, एक रेखीय समीकरण के बारे में आपको समझना है, रेखीय समीकरण, और दूसरा आपको समझना है वर्ग समीकरण के बारे में, वर्ग समीकरण के बारे में। ओके फ्रेंड्स, यानी एक आप सीखोगे रेखीय समीकरण और एक सीखोगे आप वर्ग समीकरण। तो रेखीय समीकरण देखो फ्रेंड्स, ये एक्सरसाइज 1.1 में है, यानी जो आज का हमारा लेक्चर है उसमें हमें रेखीय समीकरण के बारे में सीखना है। और जो हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज होगा यानी एक्सरसाइज सेकेंड यानी 2.1, इसमें हम लोग सीखेंगे कि वर्ग समीकरण क्या होता है। तो आज हम लोग सिर्फ बात करेंगे रेखीय समीकरण के ऊपर, फिर हम लोग जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा यानी जब हम लोग वर्ग समीकरण पढ़ेंगे तो इसके बारे में आपको मैं क्लियर करूंगा। ओके फ्रेंड्स, तो चलो अभी हम लोग समझते हैं कि रेखीय समीकरण क्या होता है। देखो फ्रेंड्स, जब कभी भी हम लोग किसी समीकरण में किसी भी दो चरांक का यूज करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं रेखीय समीकरण। अब ये चरांक क्या होते हैं इसे भी आप समझ लो। देखो फ्रेंड्स, चरांक किसको बोलते हैं, चरांक जो हमारा ए से लेके जेड तक के अल्फाबेट्स होते हैं ना, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, चरांक बोलते हैं। क्लियर हो गया। तो हम लोग जब कभी किसी समीकरण में दो चरांक का यूज करेंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे रेखीय समीकरण। लेकिन चरांक का जो पहला पद होगा, यानी दो चरांक यूज कर रहे हैं ना, तो जो उसका पहला पद होगा उसका घात हमेशा 1 होना चाहिए। समझ में आ गया आपको, अगर घात उसका 1 है मतलब वो चीज क्या है, आपका रेखीय समीकरण है। समझ में आ गया आपको, क्लियर। ओके, और साथ में हमें यह भी देखना है कि हमारा जो रेखीय समीकरण है इसमें हम लोग वास्तविक संख्या का यूज करते हैं, वास्तविक संख्या का यूज करते हैं। आप समझते हैं वास्तविक संख्या क्या होता है, हम लोग वास्तविक संख्या किसको बोलते हैं। देखो फ्रेंड्स, जिसमें सभी प्रकार के नंबर्स आते हैं, जैसे -3, +1, ठीक है, 3/2, 0, ऐसे कोई भी नंबर्स आते हो, सभी नंबर्स जो कि हमारा प्राकृतिक हो चाहे परिमेय संख्या हो, ठीक है, कोई भी नंबर हो, इन सब नंबर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या बोलते हैं। समझ में आ गया। तो ये चीज था आपका एक बेसिक इंट्रोडक्शन समीकरण के बारे में और रेखीय समीकरण के बारे में। एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूं कि मैंने यहाँ पे आपको क्या समझाया। ठीक है, जैसे आप एग्जाम्पल देख लो, मैंने क्या बोला, कोई भी दो चरांक हो, तो मैं सपोज यहाँ पे ए एंड बी यूज कर लेता हूं। ठीक है, यहाँ पे कोई भी नंबर सपोज 10 ले लेता हूं। यहाँ पे भी आपको कोई भी वास्तविक संख्या लेना है तो सपोज मैं यहाँ पे 3a ले लेता हूं और यहाँ पे 4b ले लेता हूं। ओके, साइन आप कुछ भी प्लस और माइनस का यूज करोगे। ठीक है, तो ये चीज आपका क्या कहलाएगा, रेखीय समीकरण। आप नोटिस करोगे तो देखो इसका घात कितना है, 1, जहां पे कोई घात नहीं होता मतलब 1 होता है। तो क्या होना चाहिए, चरांक, दो चरांक होने चाहिए, कोई भी अल्फाबेट का दो चरांक होना चाहिए। वास्तविक संख्या का हम लोग यूज कर सकते हैं, जैसे देखो यहाँ पे 3 यूज किया, 4 किया, 10 किया, ये वास्तविक संख्या है। प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, रेखीय समीकरण। यानी जब कभी भी कोई हमारा समीकरण ऐसा लिखा होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेखीय समीकरण। बस आपको याद रखना है कि उसका घात 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी 0 नहीं होना चाहिए, उसका पहला पद 0 नहीं होना चाहिए। ओके, तो ये चीज था आपका रेखीय समीकरण। अब हमें हमारे धीरे धीरे हम लोग अपने एक्सरसाइज पे बढ़ते हैं, तो हमें अब समझना है कि युगपत समीकरण क्या होता है। रेखीय समीकरण आपको क्लियर हो गया होगा, अब हमें समझना है कि युगपत समीकरण क्या होता है। तो देखो फ्रेंड्स, अगर आप लोग रेखीय समीकरण के बारे में समझ गए हैं तो आप युगपत समीकरण के बारे में भी अच्छे से समझ जाओगे। देखो क्या है, हमें युगपत समीकरण सीखना है। ओके, युगपत समीकरण, समीकरण
देखो हम लोग युगपत समीकरण किसको बोलते हैं? जब कभी भी किसी भी दो रेखीय समीकरण को एक साथ में लिखा जाता है और उस रेखीय समीकरण के किसी भी दोनों चरांकों में से किसी भी एक चरांक का मान जब समान होता है दोनों समीकरण में, तो उसको हम लोग बोलते हैं युगपत समीकरण। समझ में आ गया? ऐसे आपको नहीं समझ में आएगा। एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं। देखो मैंने क्या बोला कि जब कभी भी किसी भी दो रेखीय समीकरण को एक साथ में लिखा जाता है, तो जैसे मैं सपोज यहाँ पे 3m प्लस 6m, सॉरी दो चरांक ना, तो m लिखा, यहाँ पे n लिख देता हूं इक्वल टू 10। ये पहला रेखीय समीकरण हो गया। दूसरा रेखीय समीकरण 5m प्लस 6n इक्वल टू 15, ये दूसरा रेखीय समीकरण हो गया। ठीक है, मैंने क्या बोला? युगपत समीकरण किसको बोलते हैं? जब कोई भी दो रेखीय समीकरण एक साथ में लिखे जाते हो, तो ये मैंने पहला रेखीय समीकरण लिखा और ये दूसरा रेखीय समीकरण लिखा। जब कभी भी किसी दो रेखीय समीकरण को एक साथ में लिखा जाता हो और उन रेखीय समीकरण का कोई भी एक चरांक सेम हो, जैसे यहाँ पे देख लो 6n और यहाँ पे 6n, चरांक का मतलब तो क्लियर है ना, ए से लेके जेड तक का कोई भी अल्फाबेट, तो यहाँ पे चरांक सेम है कि नहीं? यहाँ पे भी 6n है और यहाँ पे भी 6n है, यानी दोनों समीकरण में कोई भी एक चरांक क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, चाहे ये वाला चाहे ये वाला, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? युगपत समीकरण बोलते हैं। समझ में आ गया फ्रेंड्स? अच्छा, मान लो किसी कंडीशन पे अगर ये समान नहीं है, जैसे यहाँ पे मान लो 3 लिखा हुआ है, ठीक है, 3 लिखा हुआ है, तब हम लोग क्या बोलेंगे? क्या ये युगपत समीकरण नहीं होगा? हम लोग देखो इस टाइम पे तो ये है नहीं, लेकिन इसको हम लोग युगपत समीकरण बना सकते हैं। कैसे? देखो अगर इस समीकरण में हम लोग क्या करते हैं? 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, ये 3n है, 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या हो जाएगा? 6n हो जाएगा। मतलब ये समान हो जाएगा कि नहीं? समझ में आ रहा है? यानी हम लोग अगर असमान रहेगा तो उसको समान बना भी सकते हैं। समझ में आ गया? तो इस कॉन्सेप्ट को ही हम लोग क्या बोलेंगे? युगपत समीकरण। ओके फ्रेंड्स, सो काफी इजी है, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, बस वीडियो को एंड तक बने रहना है, आपको सारे कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से समझ में आने वाले हैं। ओके फ्रेंड्स, सो मैथ्स अब बहुत इजी सब्जेक्ट होता है, बस इसमें आपको क्या करना रहता है? पूरा कॉन्सेंट्रेट के साथ पढ़ना पड़ता है आपको। समझ में आ रहा है? और बार बार उस चीज पे प्रैक्टिस करना पड़ता है एक कमांड बनाने के लिए। अगर आपको मैथ्स में कमांड बनाना है तो आप उस एक्सरसाइज को एक बार सिर्फ पढ़ के या फिर एक बार प्रैक्टिस करके उसको छोड़ो नहीं, बार बार उस पर जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो उस पर आपका कमांड हो जाता है। समझ में आ रहा है फ्रेंड्स? आपको एक्सरसाइज का क्वेश्चन तो छोड़ो, जो उसका सोल्यूशन होता है, जो उसका आंसर होता है, वो चीज भी आपको याद हो जाता है। ओके, सो बस आप बार बार इस चीज को प्रैक्टिस कर लेना। आज हमारा एक्सरसाइज जब कंप्लीट हो जाएगा पढ़ा के, तो आप इसको अच्छे से नोट डाउन बनाओ उसको और बार बार इसको प्रैक्टिस करो, ताकि आपको ये एकदम दिमाग में आपके बैठ जाए। समझ में आ रहा है फ्रेंड्स? सो अच्छे से इसको प्रैक्टिस करना, आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, काफी इजी है, मैं आपको समझाता हूं। देखो फ्रेंड्स, क्वेश्चंस जो हमारा आज का है ये बड़े बड़े होते हैं, इसमें समझ में आ रहा है, यानी इसका जो सोल्यूशन होता है बड़ा होता है, लेकिन इसको करने में भी बहुत मजा आता है। समझ में आ रहा है? लेकिन जब आप हर एक कॉन्सेप्ट को समझेंगे, यानी ये करना क्यों है, ये स्टेप हमारा होगा क्यों, जब आप इस चीज को समझोगे तो आप काफी अच्छे से एक्सरसाइज को कर पाओगे। ओके फ्रेंड्स, तो चलो मैं एकदम आराम आराम से आपको एक्सप्लेन करूंगा। अब हम लोग अपने एक्सरसाइज पे आते हैं। सारा बेसिक कॉन्सेप्ट जो था मैंने वो चीज आपको एक्सप्लेन कर दिया है। आपको सारे जो भी शब्द है, जो भी वर्ड्स है, उसके मीनिंग आपको समझ में आ गए हैं इस एक्सरसाइज के। ओके, तो चलो मैं इसको रफ करता हूं। अब हम लोग अपने एक्सरसाइज पे आते हैं, यानी हम लोग प्रश्न 1.1 को अब स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या देके रखा है। तो देखो फ्रेंड्स, मैं प्रश्न संग्रह नहीं लिखता हूँ, एक्सरसाइज ही लिखता हूँ। ओके, इतने हिंदी मीडियम से है तो क्या हुआ, इतना तो इंग्लिश बोल सकते हैं ना। ओके, हाँ, तो चलो अब हम लोग 1.1 समझते हैं। ओके, तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है फ्रेंड, इसमें हमें क्या करना है? हमें युगपत समीकरण दे के रखा है, जगह जगह पे उसके आंसर दे के रखे हैं और हमें उसको फिल करके रखना है। ठीक है, यानी थोड़ा सोल्यूशन दिया है, कहीं पे फिल हमें करना है उसको। ठीक है, तो पहला वाला सम में आपको हो सकता है थोड़ा सा डाउटिंग आ जाए, लेकिन सेकंड सम में आपको कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जब कभी भी हम लोग पहला सम करते हैं तो उसमें थोड़ा डाउटिंग आता है, समझ रहे हैं? यानी पहले सम में आपको 10% समझेगा, लेकिन जैसे आप आगे जाओगे आपको आगे का भी कॉन्सेप्ट समझ में आने लगेगा। ओके, सो चलो अभी फर्स्ट सम में आप पहले 10% तो सीखो। ओके, चलो देखते हैं क्या है क्वेश्चन। मेरे पास बुक है, मैं बुक से ही रीड करता हूँ, आप भी अपना बुक पेन निकाल लो, अच्छे से नोट डाउन करो उसको, और मैंने जैसा बोला आप उसको बार बार प्रैक्टिस करो। ओके फ्रेंड्स, तो चलो जैसा हमारा क्या है फर्स्ट क्वेश्चन, 5x + 3y = 9।
अब देख लो, ये क्या है आपका पहला रेखीय समीकरण है। ओके, दूसरा क्या है आपका 2x माइनस 3y इक्वल टू 12, ये आपका क्या है दूसरा रेखीय समीकरण है। ओके, इसको आपको कैसे हल करना है, युगपत समीकरण से आपको हल करना है। तो युगपत समीकरण क्या होता है, ये चीज मैंने आपको समझा दिया। युगपत समीकरण से हल करना है, यानी कृति दे के रखा है, हमें उसको फिल करना है। ओके फ्रेंड्स, तो चलो देखते हैं हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो सबसे पहले देखो, आपको क्या नोटिस करना रहता है, जब कभी भी कोई भी युगपत समीकरण आए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जो समीकरण फर्स्ट है और जो समीकरण सेकंड है उसमें ढूंढो कि कोई भी एक चरांक तुम्हारा क्या हो, सेम हो। तो जैसे यहाँ पे देखो कि हमारा ये जो दूसरा चरांक है ये है सेम है, यानी यहाँ पे भी 3a है और यहाँ पे भी 3a, यानी पहला चरांक क्या है हमारा सेम है। तो जब आपको ये स्टेप मालूम पड़ जाए तो फाइनली फिर आप क्या कर दो, जब ये सेम होगा, देखो सेम होने का मतलब क्या होता है ना, जब हम लोग इसको जोड़ेंगे ना तो ये कैंसल हो जाता है। और युगपत समीकरण में हमें कोई भी दो मान निकालना रहता है, यानी ये जो चरांक दिए होते हैं ना उसी का वैल्यू निकालना रहता है। जैसे x और y दिया है ना, तो फाइनली हमें दो आंसर मिलते हैं, x के आंसर मिलेंगे और y के आंसर्स मिलेंगे। समझ में आ रहा है? तो देखो कैसे मिलेंगे हमें वो आंसर, हमें ये चीज को देखना है। तो मैं इसका सोल्यूशन स्टार्ट करता हूं। देखो, आपको क्या कर देना है, समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड को जोड़ देना है। पहला स्टेप आपने देखा, पहले अगर जो भी चरांक है अगर सेम है तो आप क्या करोगे, समीकरण को जोड़ दोगे। ओके, तो यहाँ पे लिखता हूं मैं, समीकरण पहला और दूसरे को, ठीक है, जोड़ने पर। ओके, जोड़ने पर तो हम लोग जोड़ते हैं। देखो हमारा समीकरण फर्स्ट क्या है, 5x प्लस 3y इक्वल टू 9 है, ये समीकरण फर्स्ट है। दूसरा क्या है, 2x माइनस 3y इक्वल टू 10। हमें इसको क्या करना है फ्रेंड्स, इसको हमें जोड़ना है। ओके, तो मैं यहाँ प्लस का साइन लिख देता हूं। ये प्लस और माइनस का साइन है फ्रेंड्स, तो ये कैंसिल हो जाता है। इसको हम लोग जोड़ते हैं, 5x और 2x हो गया हमारा 7x इक्वल टू ये हमारा कितना हो गया 90। अब हम लोग क्या करेंगे, एक बार इसको देयरफॉर इसको वैसे ही कॉपी कर लेते हैं, 7x इक्वल टू 90। यहां से हम लोग x का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। कुछ मिस्टेक हो रहा है क्या, सॉरी, यहाँ पे 12 है ना। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। ओके, सो ये यहाँ पे तुम्हारा 21 हो गया। अब ये x हमारा यहाँ पे आके फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, डिवीजन में हो जाएगा। क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है। तो जब कभी भी किसी भी मल्टीप्लीकेशन नंबर को इक्वल के इस साइड लाओगे तो डिवीजन में हो जाएगा, अगर डिवीजन में है इक्वल के उस साइड लाओगे तो मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा। ओके, सो ये मल्टीप्लीकेशन में था, तो इधर आके क्या हो गया, डिवीजन में हो गया। तो यहाँ पे आप इसको कैंसिल करोगे, 7 3 जा कितना होता है फ्रेंड्स, 3 होता है। ओके, सो x इक्वल टू 3 होता है। फ्रेंड्स आपके बुक में इसको फिल करने के लिए बोला है, एक बार हम लोग सॉल्व कर लेते हैं इसको, फिर जहां जहां पे आपको फिल करने के लिए बोला है हम लोग वहां पे उसको फिल कर लेंगे, क्योंकि सॉल्व करके अगर उसको फिल करोगे तो आपको इजी समझ में आएगा। ओके, ऐसे डायरेक्टली अभी आपका ये पहला क्वेश्चन है, आपको डाउट होगा, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, पहले सोल्यूशन लिख दे रहा हूँ, फिर जहां जहां पे आपके बुक में फिल करने के लिए बोला है उस चीज को हम लोग फिल कर लेंगे। ओके, तो ऐसा होने के बाद आपको फिर क्या करना है फ्रेंड्स, जब कभी भी किसी एक चरांक का मान निकल जाए ना, तो आप क्या करोगे, उसी चरांक का मान किसी भी समीकरण में रख दोगे, चाहे पहले समीकरण में चाहे दूसरे समीकरण में, आंसर फाइंड हो जाएगा आपका। ठीक है, मतलब x के जगह पे आपको, जैसे सपोज आप समीकरण पहला ले रहे हो, तो जहां पे x है उसके जगह पे क्या रख दोगे, 3 रख दोगे, तो आपको आंसर फाइंड हो जाएगा। ओके, जैसे मैं आपको समझाता हूं कैसे, बट आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि x बराबर 3 समीकरण किस में रखना चाहते हो, फर्स्ट में या फिर सेकंड में। तो मैं सपोज फर्स्ट में ही रखता हूं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दोगे समीकरण फर्स्ट में रखने पर। ओके, तो आप समीकरण फर्स्ट में रखो। तो पहले आप समीकरण फर्स्ट लिखोगे, क्या है आपका 5x प्लस 3y इक्वल टू 9। ओके, अब इसमें क्या करोगे, आप x की जगह पे क्या रखोगे, 3 यानी 5। अब दो साइन साथ में नहीं हो सकता, इसलिए ब्रैकेट यहाँ पे 3। ओके, प्लस 3y इक्वल टू 9। इसको सॉल्व कर लो, 5 3 जा 15 प्लस 3y इक्वल टू 9। ओके, आपको 3y का वैल्यू निकालना, इसलिए y को इधर ले लो, 3y इक्वल टू ये 9। ओके, अब ये क्या है आपका 15 है, तो आप देख लो ये 15 है, इक्वल के इस साइड आएगा, प्लस में है तो ये क्या हो जाएगा आपका माइनस में हो जाएगा।
तो आपको मालूम है कि 3y 9 में से तो 15 जाएगा नहीं, तो 15 में से 9 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। बट साइन बड़े का आता है, तो बड़ा क्या है आपका -50, तो यहाँ पे -6 आ जाएगा। ओके, फाइनली यहाँ से y का वैल्यू फाइंड करना है, तो y का वैल्यू कैसे फाइंड करोगे, अगेन जैसे यहाँ पे किए थे, y को आगे ले लो, -6 ऐसे रखो, ये क्या है मल्टीप्लीकेशन में है, इधर आके डिवीजन में हो गया, 3 2 जा कितना हो गया 6। फाइनली आंसर क्या मिला आपको, y इक्वल टू क्या मिल गया, y इक्वल टू -2 मिल गया। समझ में आ गया फ्रेंड्स। तो आपको फाइनली आंसर क्या मिला, x इक्वल टू आपको मिला 3 और y इक्वल टू आपको क्या मिला -2 मिल गया। ओके, तो ये आपका फाइनल आंसर था। अभी आप अपने बुक में देख के जहां जहां पे फील दिया है वहां पे आप फील बना सकते हो। जैसे मैं आपको बता दूं, तो आपको सबसे पहला फील तो यहीं पे दिया था, ठीक है, यहाँ पे फील दिया था। फिर आपके बुक में कहाँ पे दिया है, x इक्वल टू, यानी ये जो वैल्यू फाइंड कर रहा था कितना आया आपका, x इक्वल टू यहाँ पे 21 हमने लिया था, ठीक है, ये वाला स्टेप पे बना सकते हो आप। फिर यहाँ से जो आपका आंसर आया, ठीक है, यानी ये मैंने ऑलरेडी बना के रखा है यहाँ पे, तो ऐसे आप देख के फील कर सकते हो इसको, ठीक है। तो ये था आपका एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन। आई होप आप लोग इसको समझे होंगे। ओके फ्रेंड्स, तो आज हम लोग बस एक ही सम को सॉल्व करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं क्वेश्चन नंबर 2 आपको सॉल्व कराने वाला हूँ। सो वीडियो को आप अगेन, ये अगर आपको समझा हो तो हमारा सेकंड वीडियो भी आप अच्छे से देखो। सारे कॉन्सेप्ट को मैं एकदम आराम से पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। सो अलजेब्रा का मैं पूरा एक्सरसाइज आपको आपके लिए बना के देने वाला हूँ। आज हमारा फर्स्ट वीडियो लेक्चर था, तो आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताना। ओके फ्रेंड्स, सो चलो अभी मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। ओके, तब तक के लिए